पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, एक में युद्ध का नाम दिया है और दूसरे में कब हुआ था वो दिया है, और हमें इन दोनों का आपस में मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला युद्ध दिया है चौसा का संग्राम। चौसा का संग्राम कब हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध है ये हुआ था 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें शेर शाह सूरी जो है वो विजयी हुआ था चौसा के युद्ध में। अर्थात ए का मिलान किससे होगा? तो ए का मिलान जो है वो 3 से होने वाला है। अब एक बार के लिए ऑप्शन चेक कर लीजिए कि ए का मिलान 3 से कहाँ पर दिया हुआ है। ए में देखिए नहीं है, बी में चेक करिए, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डी में दिया हुआ है। इसीलिए जब 3 गलत हो गए तो सिर्फ और सिर्फ जो डी है ये बिल्कुल सही होने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जामिनर जो है वो सारा डाटा आपको याद करने के लिए नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि आपको चौसा के युद्ध के बारे में पता है कि नहीं। अगर पता है तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से कर ले जाएंगे। इसका बाद देखिए दूसरा वाला जो युद्ध है वो दिया है कन्नौज का संग्राम। कन्नौज का संग्राम कब हुआ था? तो कन्नौज का जो युद्ध है ये हुआ था 1540 ईस्वी में, जिसे कि बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और ये भी युद्ध जो है वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था और इसमें भी जो है वो शेर शाह सूरी ही विजय हुआ था। इसीलिए बी का संबंध किससे होगा? बी का मिलान जो है वो चौथे से होने वाला है। सी में देखिए, सी में दिया है खानवा का संग्राम। खानवा का संग्राम कब हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध है ये हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ? 1527 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये जो है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और इसमें बाबर जो है वो विजयी हुआ था। इसीलिए सी का मिलान किससे होगा? तो सी का मिलान जो है वो 1 से होने वाला है। इसके बाद डी में देखिए दिया है चंदेरी का संग्राम। जो चंदेरी का युद्ध है ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1540 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो जो चंदेरी का युद्ध है वो बाबर और राजपूताना, कई राजपूतानाओं का समूह जो था उनसे हुआ था, लेकिन इसमें भी बाबर जो है वो विजयी हुआ था। अर्थात डी का मिलान किससे होगा? 2 से होगा। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये सारे के सारे मिलान जो है वो सिर्फ और सिर्फ डी में ही सही हैं, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट का जो सेकेंड पेपर हुआ था 20 जनवरी 2023 को, उसके सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए तथा कथन आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए देखते हैं कथन ए और कथन आर क्या कह रहे हैं। तो कथन ए कह रहा है कि मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के समय में या मुगलों के भी समय में आप देखें तो जो राजस्व की रकम लगाई जाती थी, जो कर लगाया जाता था, इनको मुक्तियों के द्वारा वसूला जाता था। अर्थात जो समूह इसको वसूलता था उन्हें मुक्ति कहा जाता था और इनकी निगरानी के लिए लेखा अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था, ताकि ये लोग जो हैं वो सही तरीके से काम कर सकें। इसीलिए जो पहला वाला कथन है, कथन ए है, ये तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद कथन आर को देखिए, ये कह रहा है कि यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्व जो लेखाधिकारी है इसकी नियुक्ति इसीलिए की जाती थी ताकि ये जो मुक्ति हैं वो कहीं ज़्यादा ना रकम वसूल लेते हों और अपने पास रख लेते हों, या फिर जितने सैनिकों की संख्या बताई गई है उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कम संख्या रख करके वो अपना काम चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसके लिए लेखाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। मतलब कि जो आर है ये भी बिल्कुल सही है और जो आर है वो ए की अच्छी तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। मतलब कि ए और आर दोनों के दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है और ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अर्थात दिल्ली के सुल्तानों के कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से किसका शासन पहले रहा और किसका बाद में रहा, इसी के आधार पर हमें इन्हें क्रम में करना है। तो चलिए देखते हैं किसका पहले रहा और किसका बाद में रहा।
तो पहला नाम दिया गया है गयासुद्दीन बलबन। ये जो गयासुद्दीन बलबन है इसने 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। कब से कब तक? 1266 से 1286 ईस्वी तक। फिर दूसरा नाम इसमें दिया है खिज्र खान का। ये जो खिज्र खान है इसने सैयद वंश की स्थापना की थी और ये खिज्र खान ने 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। कब से कब तक? 1414 से 1421 ईस्वी तक। इसके बाद तीसरा नाम दिया है फिरोज शाह तुगलक का। ये जो फिरोज शाह तुगलक है इसने दिल्ली पर 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था और ये जो फिरोज शाह तुगलक है ये तुगलक वंश का एक शासक था। इसके बाद चौथा नाम यहाँ पर दिया है अलाउद्दीन खिलजी का। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने कब से कब तक शासन किया था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया था। और ये क्वेश्चन हमें जो है वो कालानुक्रम में करने को कह रहा है कि कौन पहले आया था और कौन बाद में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसका क्रम आ रहा है? तो सबसे पहले क्रम आ रहा है यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन का। किसका आ रहा है? गयासुद्दीन बलबन का, मतलब कि एक से शुरू होना चाहिए और एक शुरू हो रहा है ऑप्शन सी में ही सिर्फ, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात सबसे पहले बलबन आया था, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर आया था खिज्र खान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो चलिए देखते हैं कथन ए और बी क्या कह रहे हैं। तो कथन ए कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले क्या होता था कि जो दिल्ली के शासक होते थे उन्होंने जिस भी राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया है, सपोज करिए कि उसने अगर बंगाल पर उसने अपना अधिकार स्थापित किया है, तो वो क्या करता था कि केवल और सिर्फ वहाँ के राजा को अपने अधीन करता था और वो कहता था कि तुम अपने अनुसार कर वसूलो और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो मुझे दे देना। ये पहले चलता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने क्या किया कि सीधे तौर पर इस राजा को हटा करके सीधे तौर पर उसने अपने कर की व्यवस्था को पूरे अपने क्षेत्र में लागू कर दिया था। इसीलिए जो कथन ए है ये पूर्ण रूप से सत्य है। इसके बाद कथन बी देखिए, ये कह रहा है कि स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब पहले ही उसने खुद ही कर लगाना शुरू कर दिया तो फिर जो सामंत हैं उनको कर लगाने का अधिकार कैसे मिल सकता है? अर्थात इनका जो अधिकार था वो ख़त्म हो गया था। इसीलिए जो कथन बी है ये तो पूरी तरीके से गलत है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कथन ए सही है और कथन ए सही है ये दिया हुआ है कहाँ पर? कथन ए सही है ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि कथन ए सही है, परंतु कथन बी जो है वो गलत है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अर्थात दिल्ली सल्तनत के समय में जो पुस्तक थी तवारीख, जो कि अच्छे शासन के लिए बनाई गई थी ये पुस्तक, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा विकल्प सही है, वो हमें चूज करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो तवारीख है वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि शासन को अच्छा किया जा सके और न्याय संगत जो है वो शासन चलाया जा सके। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही हो सकता है। लेकिन आगे के भी ऑप्शन आप देख लीजिए। जो ऑप्शन बी है वो ये कह रहा है कि लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लेखक ऐसे भी थे इस तवारीख को लिखने में जो कि वही चीज़ें लिखते थे जो कि सुल्तानों को उस समय अच्छी लगती थी। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि इसके बदले इन्हें जो है वो सुल्तानों से इनाम मिला करते थे, इसीलिए वो करते थे ये काम। और ये ऑप्शन कह रहा है कि वो ऐसा नहीं करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी देखिए, ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत के समय में भाषा उर्दू नहीं बल्कि प्रशासनिक भाषा जो है वो फारसी हुआ करती थी। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाएगा।
ऑप्शन डी देखिए, ये कह रहा है कि तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहते हों। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो तवारीख पुस्तक है वो कहाँ लिखी जाएगी? राजा के भवन में लिखी जाएगी। जहाँ पे राजा होगा वहाँ पे नगर ही होगा, गांव तो होगा नहीं। मतलब कि नगर में ही रहने वाले लोग लिखेंगे, और ये कह रहा है कि शायद ही नगर वाले लिखें, मतलब कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन ए है यही सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? उपयुक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप किसी बच्चे से ये वाला आप सवाल पूछते हैं तो उस बच्चे के मन में कौन सी जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहते हैं, किस चीज़ का महत्व आप बताना चाहते हैं। अगर आप बच्चे से ये पूछते हैं कि इतिहास में किसी शासक के शासनकाल में अगर आपको कोई समस्या आती है, आप कर नहीं चुका पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं, इतिहास की जो समस्याएं हैं, जो परिकल्पनाएं हैं, उसके बारे में आप बताना चाहते हैं। तो इसके संबंध में ऑप्शंस देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है कि इतिहास के संदर्भ में एक परिकल्पना आप रचना चाहते हैं बच्चे के मन में। तो ये बिल्कुल सही बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा देखिए इतिहास की ही एक कल्पना जो है वो उसके मन में गुजारी जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शन बी जो है ये कह रहा है कि साहित्य का महत्व बताया जा रहा है इस प्रश्न में। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि साहित्य की बात तो कहीं की ही नहीं गई है, इतिहास और समस्या के बारे में बस बात किया गया है इसमें। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये तो सही नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है स्रोतों का महत्व। क्या इसमें किसी स्रोत के बारे में बताया गया है, किसी आंकड़े के बारे में बताया गया है? बिल्कुल नहीं बताया गया है। मतलब कि स्रोत के संबंध में भी ये प्रश्न नहीं है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद डी में देखिए, डी में दिया है संस्कृति का सम्मान। संस्कृति का सम्मान, क्या इसमें संस्कृति के संबंध में कोई चीज़ें दी गई हैं? इसमें क्या धर्म के संबंध में कुछ दिया गया है? क्या रीति रिवाज के बारे में कुछ दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं बताया गया है। मतलब कि इसमें भी संस्कृति के बारे में इसमें कोई बात नहीं की जा रही है। अर्थात इसमें जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि इतिहास के संदर्भ में एक परिकल्पना बच्चे को दी जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी भारत में, उस समय उनकी प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो उनकी प्रशासनिक भाषा जो है वो फारसी हुआ करती थी। कौन सी थी? फारसी थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये पूछ रहे आपसे कि मुगलों के समय में दरबार की भाषा कौन सी हुआ करती थी? तो मुगलों के भी समय में फारसी जो ये प्रशासनिक भाषा हुआ करती थी। इसको भी आप अच्छे से याद में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसीम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था? अर्थात ऐसा जो है वो किस सुल्तान के बारे में कहा गया है, लिखा गया है? तो ऐसा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा गया है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। और इसी के समकालीन एक शिलालेख मिला है जोधपुर से, और इसी जोधपुर के शिलालेख में इस अलाउद्दीन खिलजी की तुलना जो है वो पैगंबर मोसीम और सोलोमन के साथ में की गई है। और इसी में बताया गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको जो है वो भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा चुना गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थे? तो रजिया के बारे में ऐसा जो है वो मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मिनहाज उल सिराज है इसने गुलाम वंश के बारे में इसने एक पुस्तक लिखी हुई है, और इस पुस्तक का नाम है तबकात-ए-नासरी। और इसी पुस्तक में इसने पूरे जो गुलाम वंश है उसके बारे में इसने चर्चा की है। और इसी में इसने बताया है कि रजिया सुल्तान जो कि एक गुलाम वंश की शासिका थी, और ये जो है वो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका भी थी जो कि अपने भाइयों से कहीं ज़्यादा योग्य थी। इसीलिए इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो रजिया सुल्तान को अगला शासक बनाया गया था। और इसने ये जो मिनहाज उल सिराज है इसने रजिया सुल्तान के पतन का भी कारण इसमें बताया है कि रजिया सुल्तान के पतन का कारण उसका स्त्री होना था। क्यों?
क्यों इसने ऐसा कहा? क्योंकि जो रजिया सुल्तान है, इसने जो है वो अपने अस्तबल का जो देख रेख करने वाला था, उसी के साथ इसने शादी कर ली थी। इसकी वजह से इसके भाइयों ने इसकी हत्या करवा दी थी। इसीलिए इसने कहा कि रजिया सुल्तान के पतन होने का कारण क्या है? तो पतन होने का कारण इसका स्त्री होना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए हैं, उनमें से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक प्रशस्ति पत्र मिली हुई है, जो कि संस्कृत में लिखी हुई है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये कहाँ से मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है जोधपुर से। जो जोधपुर का शिलालेख है, उसी में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन किया गया है। और ये किस भाषा में प्रशस्ति है? तो ये जो है वो संस्कृत भाषा का प्रशस्ति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो जो सिख धर्म में खालसा पंथ चलता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग खालसा की बात करें कि खालसा पंथ आखिर में है क्या, तो सिख धर्म में जो सैन्य संगठन होता है उसी को खालसा पंथ कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, ताकि सिख धर्म की रक्षा की जा सके। और इन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि उस समय जो है वो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे थे, इनको जो है वो मुगलों के द्वारा मरवा दिया गया था। इनसे कहा गया कि तुम लोग जो है वो इस्लाम धर्म को अपना लो। जब इन लोगों ने नहीं अपनाया तो इनकी जो है हत्या करवा दी गई थी मुगलों के द्वारा। इसीलिए इस गुरु गोविंद सिंह जो हैं, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, ताकि सिख धर्म की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर हम लोग गुरु गोविंद सिंह की बात करें, तो जो गुरु गोविंद सिंह हैं वो जो है वो सिखों के 10वें गुरु थे। कौन थे? कौन से नंबर के? तो ये जो है वो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी में देखिए, यहाँ पर दिया है गुरु अंगद देव। इनके भी विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है, आपको वो याद रखना चाहिए कि जो सिख धर्म में गुरुमुखी लिपि चलती है, उसका आविष्कार जो है वो इन्हीं गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पर दिया है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म के पहले गुरु हैं। इन्होंने इस सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक देव। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो अगर हम लोग शांति की बात करें, विश्व शांति की अगर हम लोग बात करें, तो मुगलों में सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान देने वाला जो शासक था वो था अकबर। कौन था? सम्राट अकबर था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अकबर के मन में ऐसा विचार क्यों आया कि वो उसे विश्व शांति जो है वो बढ़ानी चाहिए? क्योंकि इसी के शासन काल में जो है वो धार्मिक कट्टरता भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, जिसके वजह से इसके समाज में जो है वो वैमनस्य ज़्यादा बढ़ने लगा था, लोगों के बीच में खाइयाँ बढ़ने लगी थी। इसीलिए अकबर जो है वो विश्व शांति लाने का प्रयास किया, ताकि लोगों के पास में आपसी भाईचारा बन सके। इसीलिए इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, जिसमें कि सभी धर्मों के लोग जो हैं वो शामिल हो सकें, जिससे कि कट्टरता जो है वो कम हो सके। इसीलिए विश्व शांति विचारक जो है वो अकबर को कहा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? तो शहरों में अनाज भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसे बाजार मूल्य नियंत्रण के लिए भी जाना जाता है। मतलब कि बाजार में महंगाई ना हो, इसका भी नियंत्रण ये अलाउद्दीन खिलजी करता था। और इसीलिए बाजार में किसी भी सामान की कमी न हो, शॉर्टेज न हो, इसीलिए पर्याप्त मात्रा में बाजार में वस्तुएं पहुंचाने का जिम्मा जो है वो इसने बंजारों को दे रखा था, ताकि समय पर सामान पहुंच सके और महंगाई पर नियंत्रण किया जा सके। इसीलिए जो ऑप्शन बी में अलाउद्दीन खिलजी दिया है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? तो जो तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थापित किया। ऐसा इसने क्यों किया था? क्योंकि इसका शासन जो है वो पूरे दक्षिण भारत तक पहुंच चुका था, जिसकी वजह से इसे प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए दिल्ली से ये शासन अपना उठा करके, अपनी राजधानी ले करके, ये आज के समय का जो महाराष्ट्र है
आज के समय का महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है वहाँ पर देवगिरी, उसका नाम पहले देवगिरी हुआ करता था, वहाँ पर वो लेकर के अपनी राजधानी चला गया था। इसीलिए इसके संबंध में आप ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है कि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। तो ये सही हो सकता है, क्योंकि इसका शासन क्षेत्र जो है वो पूरा फैल चुका था और दौलताबाद जो है वो केंद्र में था, इसीलिए अपनी राजधानी को वो दौलताबाद लेकर के गया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये सही हो सकता है। लेकिन बाद के भी ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन बी में दिया है कि उत्तरी भारत से इसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। तो ये गलत बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्व जो है वो उत्तर भारत से ही प्राप्त हो रहा था, क्योंकि उपजाऊ मैदान जो है वो उत्तर भारत में ही थे। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, मंगोलों से बचने के लिए। तो ऐसा क्या उसने मंगोलों से बचने के लिए किया था? तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसके समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ ही नहीं, तो फिर मंगोलों से बचने के लिए वो भागेगा क्यों? इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पर दिया है कि दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। क्या वह दक्षिण के शासकों को दंडित करने के लिए गया था? तो ये भी गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शासन को चलाने के लिए, अपने साम्राज्य के केंद्र में राजधानी को स्थापित करने के लिए वो लेकर के दौलताबाद गया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और बी। इनके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए में दिया है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। क्या यह सत्य है? नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं है। ऐसा रजिया ने कुछ नहीं किया था। हाँ, इसने कुछ पहनावे में बदलाव किया था, जैसे कि उस समय महिलाएं जो है वो बुर्का पहनती थी और जो पुरुष होते थे वो चोगा पहनते थे। लेकिन जो रजिया थी वो बुर्का छोड़ करके वो चोला पहनने लगी थी, ऐसा इसने किया था। लेकिन इसने अपने नाम में कोई बदलाव नहीं किया था। इसीलिए जो कथन ए है ये तो सत्य नहीं हो सकता है। कथन बी को देखिए, ये कह रहा है कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा रंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुलाम वंश के समय में जो शासन की प्रक्रिया थी वो तवारीख में ही लिखी जाती थी और तवारीख के लोग जो है वो पुरुष सत्ता को प्राथमिकता देते थे। उस समय स्त्रियों को जो है वो दोयम दर्जे का बताया जाता था और लिंग भेद के आधार पर यह तर्क दिया जाता था कि पुरुष जो है वो श्रेष्ठ थे। इसीलिए जो आप कथन बी है ये तो बिल्कुल सत्य होगा, अर्थात कथन ए गलत है और बी जो है वो सही है। और ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन डी में कि कथन ए गलत है और बी सही है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और बी। इसके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो चूज करना है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल, सर्वत्र शांति के विचार के शासन का सिद्धांत बनाया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर जो है वो अकबर के शासनकाल में धार्मिक कट्टरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इसीलिए इसने क्या किया कि फतेहपुर सीकरी में एक पूरे सारे धर्मों का एक सम्मेलन करवाया था। सभी धर्मों के जो पुजारी लोग थे, जैसे कि ब्राह्मण, जोइट्स, पादरी, जैसे कि उलेमा, उन सभी लोगों को बुला करके और वहाँ से कट्टरता खत्म करने के लिए उसने उपाय का सुझाया। और इसी उपाय के लिए इसने शांति स्थापित करने के लिए इसीलिए इसने दीन ए इलाही धर्म की भी शुरुआत की थी। इसीलिए जो कथन ए है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कथन बी देखिए, ये कह रहा है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांध पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते थे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब सभी लोगों से मिला तो उसे पता चला कि धर्म में तो कुछ ऐसा है ही नहीं है, धर्म तो इतना अच्छा है, सभी धर्म बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन कट्टरता वो आ कहाँ से जा रही है? क्योंकि यहाँ पर रीति रिवाजों और मतान्धता पर ज़्यादा जोर दिया जाने लग रहा है, इसकी वजह से कट्टरता आ रही है। अर्थात जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही है, और जो ऑप्शन बी है वो अच्छी तरीके से ए की व्याख्या भी कर रहा है, मतलब कि दोनों सही हैं और ए जो है वो बी की व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और बी। इनके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें चूज करना है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों
और मुगल के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था। क्या ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के आने से पहले हमारा समाज जो है वो पहले से ही बंटा हुआ था। कोई अछूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई उच्च है, कोई नीच है। इस तरीके से बहुत सारे वर्गों में बंटा हुआ था हमारा समाज। लेकिन इन लोगों के आने के बाद अब हम लोग जो है वो धार्मिक आधार पर भी बंट गए थे कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है। इसीलिए इन लोगों के समय में समाज जो है वो सरल नहीं हुआ था, बल्कि ये जो है वो जटिल हो गया था। इसीलिए जो कथन एक है ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कथन देखिए, ये कह रहा है कि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। क्या यह सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि उस समय भी या आज भी देखिए तो जो जनजातीय समाज होता है वो दूसरे समाज से ज़्यादा अपना मतलब रखता नहीं है। वो अपने आप में ही विलीन रहते हैं, मतलब कि उनमें कोई वर्ग वर्ग कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए जो कथन बी है ये तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अर्थात ए गलत है और बी सही है। और ये कहाँ दिया हुआ है कि ए गलत है और बी सही है? ये दिया है ऑप्शन डी में। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलजी और तुगलक के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? अर्थात खिलजी वंश और तुगलक वंश के शासनकाल में समेकन की जो नीति अपनाई गई थी उसमें क्या सही है वो हमें छांटना है। अगर हम बात करें समेकन की कि समेकन आखिर में था क्या, तो उस समय क्या था कि ये जो राजा थे, ये जो सुल्तान थे, वो किसी भी क्षेत्र पर जब अपना शासन अपनाते थे तो कुछ ही समय के बाद वो क्षेत्र जो है वो फिर से आज़ाद हो जाया करता था। बार बार विद्रोह कर देते थे लोग। इसी वजह से इसने क्या किया कि समेकन की नीति अपनाई इन लोगों ने। और इन लोगों ने कहा कि जिन भी क्षेत्रों को ये लोग जीतते थे वहाँ के राजा को वहाँ से हटाते नहीं थे, बल्कि इन लोगों ने कहा कि तुम राजा बने रहो यहाँ पर, लेकिन इन लोगों से जो कर वसूलते हो उसका हमें कुछ भाग जो है पहुँचा दिया करो। इसी को जो है समेकन की नीति कही गई। और इसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में ये दिया है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन हो गया था, इसीलिए समेकन की नीति अपनाई गई थी। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूरी भी, डिस्टेंस भी ज़्यादा था और वो जंगल वाला भी इलाका था। ये लोग आए थे मरुस्थल वाले इलाके से, ये था जंगल वाला इलाका। इधर के लोग पेड़ों पर चढ़ने में बहुत ही माहिर थे, इसीलिए जीतने में भी ज़्यादा कठिनाई होती थी और जीतने के बाद आज़ाद भी हो जाते थे। इसीलिए ये लोगों ने क्या किया कि समेकन की नीति इन लोगों ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? तो गुरु नानक की रचनाओं को और खुद की रचनाओं को संकलित जो करने वाले थे वो थे गुरु अंगद देव। कौन थे? गुरु अंगद देव। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। इनके बचपन का नाम लहना था, लेकिन बाद में जब ये गुरु बने तो इन्होंने अपना नाम बदल करके इन्होंने गुरु अंगद देव कर लिया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सिख धर्म में जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, इसका संकलन किसके द्वारा किया गया? तो इसका संकलन जो है वो अर्जुन देव के द्वारा किया गया। इन्होंने जो गुरु अंगद देव के द्वारा संकलित किया गया था इसको लिया और इसके अलावा और सारे जितने संत हैं सभी के विचारों को मिला करके और एक इन्होंने ग्रंथ का निर्माण किया जिसे कि आदि ग्रंथ कहा जाता है और उसी की पूजा की जाती है सिख धर्म में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।